हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम पारसी वैसी शैली को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सभी एस्पायरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त डीएसएसबी, एनबीएस, केवीएस में ये इक्वली इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं हम पीबी शैली का जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज रिफर्ड टू एज azure sister of the west wind in Shelley's ode to the west wind? Rain clouds, spring breeze, sunlight rays, winter wind. हु इज रिफर्ड, कौन रिफर्ड कर रहा है, यानी कि किसको रिफर्ड किया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम। एज्योर सिस्टर ऑफ द वेस्ट विंड। एज्योर सिस्टर का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। जो एज्योर सिस्टर होता है उसका मतलब होता है बसंत की नीली बहन, है ना। ये किसको कहा जा रहा है, उस कोमल जीवनदायी बसंत ऋतु की हवा को संदर्भित करती है जो विनाशकारी शरद ऋतु की पश्चिमी हवा के बाद आती है। ओड टू वेस्ट विंड में ये तो वर्णन करते हैं। तो ये किसको रेफर कर रही है, रेन क्लाउड्स, स्प्रिंग ब्रीज, सनलाइट या विंटर विंड। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग ब्रीज, यानी कि बसंत ऋतु की अच्छी हवा जिससे शीतलता प्रदान हो। ठीक है, तो और ये ओड टू द वेस्ट विंड इनकी मास्टरपीस है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, मास्टरपीस है पीबी शैली की। कई बार हमने ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। हु कॉल्ड पीबी शैली एन इनफेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल एंजल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किसने पीबी शैली को एन इनफेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल एंजल कहा था। जॉन कीट्स, मैथ्यू आर्नल्ड, मैरी शैली या विलियम वर्ड्सवर्थ। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था किसको, पीबी शैली को एन इनफेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल एंजल। ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है कि एक सुंदर और निष्प्रभावी, है ना, देवदूत। एंजल मीन्स देवदूत। सुन मैंने कि व्यर्थ में ही जो है क्या है, अपने चमकदार पंखों को फड़फड़ा रहा है। ये इसका इस फ्रेज का पूरा मतलब होता है। ठीक है, और ये कमेंट मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया था। मैथ्यू आर्नल्ड ने बहुत सारे कमेंट दिए थे पीबी शैली पर, विलियम शेक्सपियर पर, यानी कि ये क्रिटिक हैं, पोइट के साथ साथ एक क्रिटिक भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैथ्यू आर्नल्ड के बहुत सारे कोटेशन आ जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड एंड अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड इज़ द फेमस क्लेम बाई। किसने फेमस क्लेम किया था, पीबी शैली, मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीबी शैली ने कहा था। कह रहे हैं कि पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो कवि होते हैं वो दुनिया के अनएक्नॉलेज, अघोषित विधायक हैं, यानी कि जो नियम कानून बनाने का काम करते हैं, है ना। यह जो कथन था शैली ने 1821 में, है ना, 1821 में किस में दिया था, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। ध्यान रखिएगा, फेमस इनकी क्या है, फेमस रचना है डिफेंस ऑफ पोएट्री, उसमें क्लेम किया था, है ना। दिस हैज़ बीन टेकन टू सजेस्ट दैट सिंपली by virtue of composing verse, prose, poets exert some moral power, यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें मोरल पावर्स के बारे में और इस कवि के बारे में बताया था कि यान लेजिस्लेटर क्या हैं, ये वर्ड के लेजिस्लेटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफेंस ऑफ पोइट्री में दी थी, और पोइट्री इसमें इन्होंने पोइट्री की डिफिनेशन भी दी थी। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा आप। हमने क्वेश्चन में पीछे भी डिस्कस किया था और आगे क्वेश्चन में भी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज शैलीज अनफिनिश्ड वर्क।
इसमें सैली का कौन सा अनफिनिश्ड वर्क है? एडोनाइज, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, जूलियन एंड मेडालो, एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। कौन सा अनफिनिश्ड वर्क है? तो जो 19 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। कई बार हमने जिक्र कर लिया है, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो सैली की है वो एक अनफिनिश्ड वर्क है। आप जानते हैं जो पीवी सैली थे इनकी लाइफ बहुत, जॉन केट्स, पीवी सैली, इन सब की लाइफ बहुत कम थी, ठीक है, और इसीलिए ये अपने इस वर्क को पूरा नहीं कर पाए थे। और कब लिखा था इसको? 1822 में, आपको पता है 1822 में, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। द वर्क वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। सैली रोड द पोएम एट लेरसी, है ना, इटली इन द अर्ली समर ऑफ 1822। इटली में लिखा था इस पोएम को, ठीक है ना। और किस में लिखा था? रिटन इन टेरेसा रिमा ऑन, जैसे डांटे का जो डिवाइन कॉमेडी है उसके आधार पर, उसी को बेस मानकर चलते हैं। एडोनाइस आप जानते हैं, इन्होंने लिखा था जॉन कीट्स की डेथ पर, तो ये कीट्स की। जूलियन मेडालो इन्हीं की है। एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसमें जो काफ़ी दुखी होते हैं और उस चीज़ को ये व्यक्त करती है, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये पोएम ऐसी है जो आपको इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ वैलिडिक्शन ऑफ नेचुरल डाइट, अ वैलिडिक्शन ऑफ नेचुरल डाइट, अ रिफ्यूटेशन ऑफ डाइज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म आर सम ऑफ द फेमस एसेज। किसकी हैं? सैली की हैं, मैरी गॉडविन, मैथ्यू आर्नॉल्ट, वाल्टर स्कॉट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी एसेज जो हैं वो सैली की हैं। चलते हैं, समझ लेते हैं करेक्ट करके। ये जो वैलिडेक्शन ऑफ नेचुरल डाइट है ना, रिफ्यूटेशन ऑफ डाइज, ध्यान रखिएगा ये किस पर है? सैली ये बताना चाह रहे हैं कि हमें जो डाइट लेना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वेजिटेरियन होना चाहिए। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, ठीक है ना। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, आप ध्यान रखिएगा यही वो वर्क है जब ये यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने ये क्या किया था, एक पत्रिका लिख दी थी, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसकी वजह से इनको एक्सपेल कर दिया गया था यूनिवर्सिटी से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एक पम्पलेट लिखा था ऑन द सब्जेक्ट टू हैव बीन पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। इट आर्ग्यूज दैट बिलीफ इज नॉट अ वॉलंटरी एक्ट since it is not regulated by reason and so it is a mistake to consider disbelief to be criminals। इसलिए उन्होंने जिनका साथ दिया इस वजह से, है ना, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, यानी कि वो नास्तिक की तरफ जा रहे थे ना, उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, इसी वजह से उनको एक्सपेल कर दिया। मैरी गॉडविन, आपको पता है कि बाद में ये जो विलियम गॉडविन थी उनकी डॉटर हैं, जब इनसे मिलने जाते हैं तो बार बार इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और मैरी गॉडविन को लेकर ये भाग जाते हैं इटली। मैथ्यू आर्नॉल्ट एक क्रिटिक हैं, आपको पता। वाल्टर स्कॉट, ये भी क्या है, एक नॉबलिस्ट हैं वाल्टर स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच पोएम ऑफ पी.बी. शैली contains the line our sweetest songs are those that tell of saddest thought, ode to the west wind, song to the men of England, Ozymandias to a skylark। किससे लिया गया है? सबसे पहले तो इसका अर्थ होता है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, जो हमारे सबसे गहरे, है ना, दोस्त दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, वो सबसे सच्चे क्षण उदासी से रंगे होते हैं। जो हमारे सबसे अच्छे और सच्चे क्षण होते हैं वो उदासी से रंगे होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये पर्सी वाइसी शैली की टू आई स्काई लार्क, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टू आई स्काई लार्क से ली गई है। और लिखा कब था टू आई स्काई लार्क? 1820 में। ध्यान रखिएगा 1820 में इस पोएम को लिखा था इन्होंने, और इसी में ये फेमस लाइन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सैलीज द चेंची, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसको सेंसी पढ़ते हैं लेकिन ये इसका वास्तविक जो प्रोनाउंसिएशन है द चेंची। क्या है? प्ले, लिरिक, ओड, एलजी।
जो 22 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चेंची क्या है? एक प्ले है, ध्यान रखिएगा, एक प्ले है। कब लिखा गया था? चेंची इज अ वर्स ट्रेजेडी इन 5 एक्ट रिटन बाय पीबी शैली, पब्लिश इन लंदन इन 1819। ध्यान रखिएगा, एक वर्स ड्रामा है, 5 एक्ट में है, 1819 में पब्लिश हुआ था। और फर्स्ट स्टेज प्राइवेटली बाय द शैली सोसाइटी इन 1886। 1886 ध्यान रखिएगा, बाद में पब्लिश हुआ। तो इस तरीके से ये एक क्या है? वर्स ड्रामा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। I fall upon the thorns of life, I bleed. In which poem of Shelley does this line occur? Lament, the cloud, ode to the west wind, to a skylark. कहाँ से ली गई है? 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ode to the west wind से लाइन ली गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो ओड टू द वेस्ट विंड है, ये उस क्षण को दर्शाती है जब जो कवि है उसके जीवन में दर्द, कठिनाइयाँ, ये सारी चीज़ें है ना, व्यक्तिगत रूप से बहुत परेशान करती हैं, तो ये लाइनों को लिखता है। और इसका मतलब होता है एक शक्तिशाली जो है ना, जो समय था वो अस्तित्व के भारी बोझ से जंजीरों में जकड़े और झुके होने का संकेत देता है। थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, यानी कि जंजीरों में जकड़े होने का संकेत करता है। और ओड टू द वेस्ट विंड से लिया गया है। और इसे कब लिखा था? 1819। ये शैली की, पीबी शैली की मास्टरपीस मानी जाती है ओड टू द वेस्ट विंड, ध्यान रखिएगा। और कहाँ लिखा था ओड टू द वेस्ट विंड को अगर पूछ लिया जाए, वो कहाँ लिखा था? फ्लोरेंस शहर जो कि इटली में है, ठीक है ना। और पब्लिश कब होती है? 1820 में। 1819 में लिखा था, पब्लिश होती है 1820 में, है ना, बाय चार्ल्स इन लंदन एज द पार्ट ऑफ कलेक्शन प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ एक कलेक्शन में इनको पब्लिश करवाते थे, ठीक है ना, चार्ल्स के द्वारा पब्लिश होता है। तो ध्यान रखिएगा, वेस्ट विंड एक मास्टरपीस है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? विलियम वर्ड्सवर्थ, द ग्रीन लिनेट, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क। अब ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन देखने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि सी और डी में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है, वो मिसमैच्ड है। क्योंकि एक आपको पता है कि टू अ स्काईलार्क या टू द स्काईलार्क शैली की, और टू अ स्काईलार्क या टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो जो 24 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क। ये तो पीबी शैली की है, टू अ स्काईलार्क, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे भी क्वेश्चन में आया था। तो टू अ स्काईलार्क पीबी शैली की है, ध्यान रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की है टू द स्काईलार्क, एक वर्ड का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जो टू अ स्काईलार्क है पीबी शैली की है, और इसको लिखा था जून 1820, ठीक है ना। 1820 में आपको बार बार बताया गया है, 1820 में लिखा था। और एक लिरिकल ड्रामा जो प्रोमेथियस अनबाउंड था, उसी के साथ किसने पब्लिश किया था? चार्ल्स ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पीबी शैली? पीबी शैली के रेफरेंस में कौन सा वर्क कह रहे हैं कि करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट? द अनफिनिश्ड वर्क द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ ड्राइव्ड मेट्रिकली एंड थीमेटिकली फॉर डांटे एंड पेट्रार्क। ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहे हैं ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो था वो ड्राइव यानी कि मेट्रिकली एंड थीमेटिकली, यानी कि थीम से और उनकी मेरिट के हिसाब से भी, वो फ्रॉम दांते एंड पेट्रार्क, वहाँ से मतलब उनके आधार पर इन्होंने पोएम इस सीरीज को लिखा था, है ना, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो इनका था। ऑप्शन नंबर बी, द सब टाइटल ऑफ एडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हेलास इंस्पायर्ड बाय ग्रीक रिबिलियन अगेंस्ट द ऑटोमन रूलर्स प्रोफेसिस अपॉन टू द कर्टन ऑफ फ्यूचुरिटी। इन एलास्टर Sally had
प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ द क्वेस्ट ऑफ अ यंग पोइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है जो एडोनाइस है इसका जो सब टाइटल हो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड नहीं बल्कि एलोस्टर का है। एलोस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड ये इसका सब टाइटल है। एडोनिस का कोई सब टाइटल नहीं है, ध्यान रखिए। एडोनिस को भी पीबी शैली ने लिखा था और एलोस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इसको भी पीबी शैली ने ही लिखा था। तो इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि नॉट करेक्ट है जिसके रेफरेंस में वो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द लिरिकल ड्रामा हेलास written by P.B. Shelley was basically inspired by which of the following events? जो लिरिकल ड्रामा हेलास है पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। अब कह रहे हैं कि इंस्पायर्ड है किस इवेंट से? द 100 Years वार, द ग्रीक वार ऑफ लिबरेशन, द जर्मन पीजेंट्स वार, पीजेंट मतलब किसान होते हैं, पीजेंट्स वार, द फर्स्ट क्रूसेड। किससे ये इंस्पायर्ड है, इस किस घटना से? तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, द ग्रीक वार ऑफ लिबरेशन। हेलास इज अ शैलीज वर्ज लिरिकल ड्रामा। इट वाज रिटन इन 1821। ध्यान रखिएगा 1821 में शैली ने लिखा था और पब्लिश्ड 1822 में होती है, ध्यान रखिएगा उसके अगले साल। और क्या है? इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्रीक रिवोल्यूशन अगेंस्ट द टर्किश एम्पायर। ठीक है ना, टर्किश एम्पायर के विरुद्ध एक ग्रीक का जो रिवोल्यूशन था यानी क्रांति थी उस पर बेस्ड है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड फॉर व्हाट इज नॉट आवर सिंसियर लाफ्टर विथ सम पेन एंड फ्रॉड। FRAU आ जाएगा, UGST। फ्रॉड आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स और दोज दैट टेल अस ऑफ द सैडेस्ट थॉट। कह रहे हैं कि दीज पोएटिक लाइन्स अकर इन विच ऑफ द पोएम बाय शैली। किस में से लिया गया है देख लेते हैं। माउंट ब्लैक, द क्लाउड, टू आई स्काईलार्क, द लव्स फिलॉसफी। जो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू आई स्काईलार्क से लिया गया। ध्यान रखिए किससे लिया गया है? टू आई स्काईलार्क से लिया गया। बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं, पहले हम लाइनों का मतलब समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड फॉर व्हाट इज़ नॉट। मनुष्य का जो वर्तमान है वो आनंद लेने के बजाय भविष्य की चिंता करने और क्या करने, अतीत पर पछताने की, सिंसियर लाफ्टर, अतीत पर पछताने की, है ना, प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण हम लगातार क्या करते हैं, उन चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इस लाइनों में जो पीबी शैली हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं, है ना। तो ये कहाँ से ली गई है? टू आई स्काईलार्क। आपको बार बार बताएगा टू आई स्काईलार्क पीबी शैली की क्या है, एक पोएम है। और किस कब लिखा गया था? स्प्रिंग ऑफ 1820 की स्प्रिंग, बसंत में लिखा गया है। आपको पता है स्काईलार्क पर लिखा था तो बसंत में ही लिख सकते हैं। और कितने स्टेंजा में लिखी गई है? कंसिस्ट ऑफ 21 स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स ईच, मल्टीप्लाई 5 लाइन्स ईच। 21 स्टेंजा है और एक स्टेंजा कितने लाइन की, तो आपको पता लग गया कितने लाइन्स हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेते हैं। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, मेडन मतलब एक कुंवारी कन्या होती है, उसको कहते हैं मेडन। इन अ पैलेस टावर सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बोर। दीज लाइन्स डिस्क्राइब द सन, द मून, गॉड, टू आई स्काईलार्क। जो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू आई स्काईलार्क को ही ध्यान रखिएगा। अभी एक
इसके पीछे मैंने जो लाइनें बताई वो, और इस लाइनों को ध्यान रखिएगा। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? टू आ स्काई लार्क से ली गई हैं। और इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कि लाइक अ हाई बॉर्न मैडन, यानी कि स्काई लार्क को कह रहे हैं कि हाई बॉर्न यानी कि उच्च कुल में पैदा हुई एक मैडन यानी कि कन्या इन अ पैलेस टावर, है ना, एक अच्छी पैलेस में, राजघराने में। सूदिंग हर लव लैडन सोल इन सीक्रेट, क्या कह रहे हैं कि एक सुंदर शक्ति से, है ना, इस जो इसमें रूपक अलंकार का यूज कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अपने प्रेम से भरी आत्मा, है ना, जो क्या है, आवर विद म्यूजिक स्वीट एस लव, आत्मा को शांत करती हुई एकांत में, कह रहे प्रेम के समान मधुर संगीत से क्या कर रही है? अपनी कुटिया को छलका रही है। बोर मीन्स कुटिया, ठीक है ना। किसको कह रहे हैं? स्काई लार्क को कह रहे हैं। तो टू आ स्काई लार्क कब लिखी गई थी? 1820 में, अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। और 21 स्टेंजा मल्टीप्लाई 5 लाइन ईच, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। प्रोमेथियस अनबाउंड वाज अ पोएटिक ड्रामा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स? लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैली, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलेरिज। तो हमारा 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता प्रोमेथियस अनबाउंड किसका है? पी.बी. शैली का है। और क्या है? एक लिरिकल पोएटिक ड्रामा है ना। वाज अ पोएटिक ड्रामा। कब लिखा गया था? फर्स्ट पब्लिश इन 1820। इट इज इंस्पायर्ड बाई प्रोमेथियस विच इज एट्रीब्यूटेड टू एस्किलस, है ना। ये प्रोमेथियस नाम के व्यक्ति से इंस्पायर्ड है, उसी पर लिखा गया था, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओ टू आई स्काई लार्क? हमने ओ टू स्काई लार्क की बात की, तो इसका राइम स्कीम क्या है पूछा जा सकता है। राइम स्कीम क्या है? और ये एक बार एमपी के पीजीटी में पूछा भी गया है 2018 में। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, हमने कहा था कितने लाइनें हैं? 21 स्टेंजा मल्टीप्लाई 5। अब 5 लाइनें हैं तो ए बी बी, ये इसकी क्या हो गई? राइमिंग स्कीम हो गई, ठीक है ना। ये किसकी राइमिंग स्कीम हो जाती है? तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि फेमस पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड टू आई स्काई लार्क, ये फेमस पोएम है पी.बी. शैली की। तो राइम स्कीम पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है। ओ टू द वेस्ट विंड की किस उसमें लिखी गई है ना। तो टेरेसा रीमा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, टेरेसा रीमा में लिखी गई ओ टू द वेस्ट विंड। तो आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही।